जय साथियों, मैं भी कुणाल शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं इस प्लेलिस्ट में हम आपको पढ़ाते हैं यूपीपीएससी पैट और एसएससी जीडी और कॉन्स्टेबल बाकी एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री की क्लासेस। और जहाँ पर हमारा चल रहा था लास्ट टाइम की क्लास में, हमने आपको बताया था कि मराठा साम्राज्य का अंत किस प्रकार से हुआ और मराठा साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय, है ना, उनको क्या कर दिया गया था, विठू भेज दिया गया था और पेंशन उनकी बांध दी गई थी और कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और इस तरीके से मराठा काल का अंत हो जाता है। और मराठा काल के अंत होते ही, याद रखेंगे आप, मराठा काल के अंत होने से कुछ समय पहले किसकी एंट्री हो गई थी भारत के इंडिया के अंदर, याद रखेंगे आप, इंडिया के अंदर एंट्री हो गई थी अंग्रेजों की, ब्रिटिश लोगों की, और जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसी भी तरीके से भारत के अंदर किसी भी तरीके से व्यापार में वे अपनी जड़ें मजबूत कर सके। जैसा कि हमने लास्ट पहले भी लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, हॉकिंस आया था, है ना, हॉकिंस आया था ना मसालों की खोज के लिए, लेकिन ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया था जिंदगी में। उसके बाद भी काफी सारे लोग आए और याद रखना धीरे धीरे सन 1600 आते आते 1600 एडी में, याद रखेंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या कर दी गई भैया, स्थापना कर दिया अंग्रेजों की कंपनी की। समझ में आ रही है? अब जितने भी दंगे फसाद होंगे वो सब इसी के साथ होंगे। समझ में आ रही है बात? तो 1600 ईस्वी में क्या स्थापित हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाता है। और याद रखेंगे आप, अगर हम बात करें इसके कार्यकाल में कौन कौन आया भैया, एक हॉकिंस आया, है ना, कब आए थे हॉकिंस, याद रखना 1608 में, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, मिडलटन, ठीक है। और मिडलटन के बाद कौन आया था, याद रखना थॉमस रो, ये 1611 में आए थे और थॉमस रो आया था 1615। इनमें ज्यादा कामयाब जो माना जाता है वो मिडलटन माना जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? और याद रखना क्या, 1611 में अंग्रेजों ने आंध्र प्रदेश में अस्थायी कंपनी बनाई। कब बनाई थी अस्थायी? देखो, कंपनी का मतलब है फैक्ट्री, आप इसको बोल सकते हैं अस्थायी, ऐसे लिख सकते हैं उसको, फैक्ट्री बनाई। अब देखो, भारत से जितने भी मसाले थे, जितनी भी चीजें को दिखाई देती थी कि हम इसको ब्रिटेन में जाके दुगने या 3 गुने या 4 गुने रेट से बेच के पैसा कमा सकते हैं, तो उन चीजों को एक एक करके तो नहीं ले सकते। तो उन्होंने, जैसे हमारे आपने देखा होगा कोल्ड स्टोर होते हैं, होता है ना मंडियों में कोल्ड स्टोर, बिल्कुल इसी तरह से इनके समय में भी क्या होते थे, फैक्ट्री बनाई जाती थी। भैया भारत के जगह जगह कोने कोने से माल लेके आओ और कहाँ पर जमा करा लो, फैक्ट्री से, और फिर फैक्ट्री से पूरा का पूरा सामान एक ही बारी में चला जाता था, कहाँ, ब्रिटेन, है ना, जहाज के माध्यम से। समझ में आ रही है बात? चलो, 1615 में कौन आ गए थे, थॉमस रो आ गए थे। और याद रखना इसी बीच में 1613 में औद्योगिक अस्थायी थी, लेकिन अब स्थायी आ गई। स्थायी फैक्ट्री कहां पर बनाई, स्थायी कंपनी कहां पर बनाई भैया, सूरत में बनवाई। इस बात को आप याद रखेंगे। चले जरा, अब इससे आगे की और बात स्टार्ट करते हैं, यहां से व्यापार होना स्टार्ट हो जाएगा। चले जरा, अब यहां पर एक नाम आया क्या, अब एक एक करके सारे युद्ध पढ़ेंगे, कहां पर कौन से युद्ध हुए। और याद रखना सभी युद्धों में
90% युद्धों में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी जड़ें और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी युद्ध ये जीतने वाला है। तो अगर मैं बात करूं प्लासी का युद्ध देखना यार, देखो अच्छा एक बात और याद है, प्लासी कहाँ है? बंगाल के अंदर है। इन्होंने अपना जो मेन एंट्री का गेट बनाया वो बंगाल बनाया। पूरे के पूरे इंडिया में अब तक हमले कहां से होते थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपरी इलाके से होते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ? सीधा के सीधा कहां जाकर बैठे? पूर्व में जाके बैठ गए भारत के। और पूर्व में कौन था? बंगाल था। समझ में आ रही बात? जहां पर बंगाल की खाड़ी भी है, तो बंगाल में ये प्लासी नामक युद्ध हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था ये भी आप याद रखेंगे। 23 जून 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? वही ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? याद रखेंगे, सिराजुद्दौला। ये कौन थे? भैया ये बंगाल के क्या थे? नवाब थे। इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये नाम याद रखें, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव थे और इन्हीं का एक सेनापति था। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सिराजुद्दौला जो थे उनका सेनापति कौन था? मीर जाफर, है ना। और इस मीर जाफर ने क्या किया था? विश्वासघात। क्यों? क्योंकि किससे जाकर के मिल गया था? याद रखना, और रॉबर्ट क्लाइव से जाकर के ये मिल गया था, जिस वजह से क्या हुआ? सारी रणनीति, सारी टेक्नोलॉजी बता दी गई मीर जाफर के द्वारा। और युद्ध में कौन हार जाते हैं? याद रखेंगे आप, सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और इस युद्ध से क्या होता है? हल्का सा विश्वास जागृत हो उठता है अंग्रेजों के सीने में कि हाँ हम भी चीजों को जीत सकते हैं। तो इस युद्ध के बाद पूरे के पूरे बंगाल पर कंट्रोल हो जाता है किसका? रॉबर्ट क्लाइव का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। समझ में आ रही है बात? चले जरा इससे आगे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पे आते हैं। काफी सारे युद्ध यहाँ पर लड़े गए, जिनके बारे में जो मुख्य की बातें हम करेंगे केवल, ठीक है। बाकी तो पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमको लग जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, है ना, क्योंकि हमारी डेट दौड़ सी चलती आ रही है एग्जाम डेट की। याद रखेंगे आप, 1759 में क्या हो गया था? वेदरा का युद्ध हो गया था। क्या हो गया था? वेदरा का युद्ध। और याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है? इसको चिनसुरा भी बोला जाता है, चिनसुरा। चिनसुरा की लड़ाई, ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? याद रखेंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच हुई थी, जो कहां से आए थे? हॉलैंड से आए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और याद रखना यहाँ पर कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, ये बात आप याद रखेंगे। और हॉलैंड हारने के बाद वापस चले गए थे अपने देश, फिर मुड़ करके कभी लौटकर नहीं आए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को भी भगा दिया। अब जितने भी मुगल शासक थे सबकी धड़कनें तेज होने लगी। क्या कि हम तो भैया पुर्तगाली को तक मजबूत समझ रहे थे, लेकिन यहाँ तो ब्रिटिश साम्राज्य सबसे ज्यादा मजबूत दिख रहा है, और इसलिए भैया पुर्तगालियों को भगाओ और साथ दो अंग्रेजों का। समझ में आ रही है? और उत्तर भारत के जितने भी मुस्लिम शासक थे सब के सब हो गए थे, सबने घुटने टेक दिए थे ब्रिटिश साम्राज्य के आगे। बात समझ में आ रही है? चले जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा, अगला जाता है भैया नेक्स्ट। बक्सर का युद्ध, ठीक है। और बक्सर का युद्ध कहां पर होता है? याद रखना,
किस किस के बीच में हो जाता है, याद रखना। ठीक है भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में ये युद्ध होता है। समझ में आ रही है बात। और मीर कासिम के साथ साथ कौन थे इसमें, शाह आलम, मीर कासिम और कौन थे, याद रखना, शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला कौन है, अवध का नवाब। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये तीनों एक जगह मिल गए। और एक जगह कौन थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो क्लासेस के अध्यक्ष थे। और इन्हीं के अंडर में क्या हुआ था, जीत गए। और ये तीनों के तीनों मिलकर भी क्या हो गए थे भैया, हार गए थे। ये बात आप याद रखेंगे। अब मजबूत धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है अंग्रेजों की जड़ें, कि हाँ भैया हम लड़ सकते हैं और पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं। वहाँ के लोगों को अपने जूते के नीचे रखकर इन्होंने काम करवाए। ये सही है। सबसे ज्यादा जो प्रजा इन्होंने परेशान की, वो याद रखना, वो ब्रिटिश साम्राज्य में हुई। समझ में आ रही है बात। चलिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट की बात करें। देखो भैया, ये जो युद्ध था ना, ये वाला बक्सर का युद्ध, क्या पता है, इस युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का क्या होगा भैया, स्थापित हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य पूर्ण रूप से क्या हो गया था, पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बात पर आते हैं भैया। चलो जी, अब हो गया बक्सर का युद्ध हो गया। चलो जी आगे की बात करते हैं, देखेंगे जरा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, ठीक है, 1764 में, तो याद रखना इस बक्सर के युद्ध में क्या होगा, संधि होगी। बक्सर के युद्ध में क्या होगी, संधि होगी। और इस संधि का क्या नाम कहा जाएगा, याद रखना, इलाहाबाद की संधि। बात समझ में आ रही है। 1764 में युद्ध लड़ा गया बक्सर का, और एक ही साल के बाद 1765 में क्या हो गया भैया, क्या हुआ, संधि हो गई। अब यहाँ पर दो संधियां बताई जाती है। कितनी संधियां बताई जाती है, दो। एक तो होती है 12 अगस्त 1765 को, समझ में आ रही है बात। और इस संधि को करता कौन है, याद रखना, शाह आलम। भैया उन्होंने देख लिया था तीनों मिल गए हैं, अब एक काम करो, तीनों को अलग अलग लपेटना चालू करो और उनको अलग अलग मुआवजे देने स्टार्ट करो। तो शाह आलम को क्या दिया गया, याद रखना, इसको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। समझ में आ रही है बात। कितने का, 26 लाख रुपए का, 26 लाख रुपए की पेंशन। और ये अंदर का अंदाज मान गया कि हाँ भैया ठीक है। समझ में आ गई बात। और बदले में क्या ले लिया, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। बदले में क्या ले लिया, इन तीनों के ऊपर क्या कर दिया भैया, इन तीनों की, बंगाल की, ऐसा ऐसा सब दीवानी ले ली, गद्दी छीन लिया। नहीं, कहने का मतलब ये है, शाह आलम। समझ में आ गया बात। और अगली संधि की अगर मैं बात करूं, तो याद रखना, इन्हीं का टक्कर का कौन था, ये पहली संधि और ये दूसरी है। समझ में आ रही है। दूसरी संधि कब हो जाती है, याद रखना, शुजाउद्दौला के खिलाफ।
शुजा-उद-दौला के खिलाफ क्या हुई भैया? संधि हुई। और याद रखना 52 लाख रुपए संधि में से लिए गए। बात समझ में आई? कितने रुपए लिए गए? 52 लाख। ठीक है। और साथ में क्या लिया? अवध क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार। ठीक है भैया, ये दो चीजें यहां से आप याद रखेंगे। एक तो पॉइंट बनता है हमारा शाह आलम, और दूसरा पॉइंट बनता है क्या भैया? याद रखना शुजा-उद-दौला। शाह आलम की अगर हम बात करें तो 12 अगस्त 1765 में संधि हुई और 26 लाख रुपए की इनको पेंशन यहाँ पर बांधी गई। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो शाह आलम के ये जो 26 लाख रुपए पेंशन बांधी गई थी, इसके बदले में क्या लिया? बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों की गद्दी मांग ली। समझ में आने वाले इनको मिल गई। दूसरे इनके साथ में कौन युद्ध लड़ रहे थे? शाह आलम, शुजा-उद-दौला। शाह आलम के साथ में कौन थे? शुजा-उद-दौला। ये संधि कब हुई? इसी के 4 दिन बाद, 12 अगस्त से 16 अगस्त। ठीक है। 1765 को ही 52 लाख रुपए लिए गए इनसे और अवध क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार इनके लिए कह दिया गया। बात समझ में आ रही है? चलो अब चलते हैं आगे। कुछ अच्छे पॉइंट हमारा इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कितना जरा 1707 में वांडी मार्च का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी लोगों के बीच में हुआ। और याद रखना इस युद्ध में कौन जीते? उनको पता है कौन जीतना है? ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीतनी है। समझ में आगे बात हुई? चलो अब बात कर लेते हैं आगे। देखेंगे यार, अगर हम बात करें नेक्स्ट 1767 में, तो याद रखना आंग्ल मैसूर युद्ध के 4 युद्ध लड़े गए। कितना युद्ध लड़े गए? 4 युद्ध। समझ में आ रही है बात? किस किस के? आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। और ये कहां था? याद रखना कर्नाटक। कर्नाटक की बात चल रही है। 4 ये युद्ध होते हैं। देख लेते हैं एक एक करके कैसे कैसे युद्ध होते हैं। याद रखना सबसे पहला हो जाता है भैया सत्रह सौ 67 से 1769 तक। और याद रखना कौन जीता था इसमें? हैदर अली जीता। चलो इसका पता भी हमको बहुत बुरा देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें तो याद रखना सत्रह सौ 80 से 1784। ठीक है। और मैसूर इसमें हार जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे की अगर हम बात करें तो 1790 से बारह में आ गए। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर याद रखना मैसूर हार गया था। शासक जो है मैसूर क्या हो गया भैया? हार गया था। इससे पहले वाले में भी हार गया था। चले भैया आगे की अगर मैं बात करूं और याद रखना नंबर 4 की संधि कहां पर हुई थी? याद रखना 1799 में हुई थी। और इसी में याद रखना हैदर अली के पुत्र सत्रह सौ 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। ये टीपू सुल्तान कौन सा? याद रखेंगे आगे भी हमको मिलेंगे। तो टीपू सुल्तान कौन था? याद रखेंगे हैदर अली के बेटे थे।
बात समझ में? टीपू सुल्तान कौन थे? हैदर अली, जो थे, जो 1767 से 69 के युद्ध के बाद उभर गए थे, उन्हीं के क्या है, ये पुत्र है टीपू सुल्तान। चलो भैया, अब कुछ नई नई बातें देख लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको कराया है यार। देखिए जरा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया, या तो पहले पूछेगा या अंतिम पूछेगा। जैसे बंगाल के अंतिम शासक बताओ, बंगाल के स्टार्टिंग बताओ, एंड बताओ, ठीक है। तो देखें जरा, दोनों पॉइंटों को आप कैसे क्लियर करें, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखें जरा, नंबर 1 की अगर बात करें, देखो गवर्नर और गवर्नर जनरल, ठीक है, और उसके बाद आता है वायसराय। समझ में आ रही है बात? तीनों कौन कौन से थे, बात कर लेते हैं। देखें जरा भैया, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का जिसने सत्ता संभाली, याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, याद रखेंगे आप? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और अगर मैं पूछूं भैया बंगाल का पहला, अब एक बात याद रखना, जैसे जैसे इनके एरिया बढ़ते जाएंगे, इनके नाम भी बदलते जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, कांस्टेबल होता है, फिर दरोगा होता है, फिर सब इंस्पेक्टर होता है, ऐसे ऐसे एरिया के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। तो एसपी होता है, डिस्ट्रिक्ट की बात आ जाती है, समझ में आ गई बात। और कांस्टेबल को केवल एक चौकी की जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से उनके नाम कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन एरिया ज्यादा बड़ा होने की वजह से इन्हें जरूरत पड़ी किसकी, गवर्नर जनरल की भी जरूरत पड़ी, और सबसे आखिर में बनेगा वायसराय, ठीक है। तो देखिए जरा, बंगाल के पहले गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो याद रखना कौन है, वारेन हेस्टिंग। कौन है, वारेन हेस्टिंग। आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, क्या लिखेंगे इसमें आप, देखिए जरा, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, क्या है तीसरा पॉइंट, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, याद रखेंगे, विलियम बेटिंग। कौन से, विलियम बेटिंग। और एक्ट कौन सा था, याद रखना, 1858 के अधिनियम से, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो आगे की अगर मैं बात करूं, अगर वारेन हेस्टिंग की बात करूं ना, तो एक्ट लगेगा 1773। ये आप याद रखेंगे। चले इससे आगे की अगर मैं बात करूं भैया, नंबर 4 हो जाते हैं, क्या आ जाते हैं, देखिए यार, भारत का पहला वायसराय कौन है, जल्दी से बताइए यार, वायसराय कौन है, याद रखना, कैनिंग। कौन है, याद रखना, कैनिंग है, कैनिंग नहीं है, कैनिंग है। कहीं आपको लॉर्ड कैनिंग भी लिखा मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक्ट कौन सा लग जाता है, 1858 का एक्ट भी यहीं पर लगेगा। समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। विलियम बेटिंग जो है वो 1833 में आएगा, और कैनिंग कब आएगा, याद रखिएगा, 1858 में आएगा। चले जरा आगे की अगर मैं बात करूं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो नाम याद रखना कौन है, माउंटबेटन, ठीक है। अगर मैं पूछूं भारत का स्वतंत्र भारत का
स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। जल्दी से बताएं, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? याद रखना, चक्रवर्ती और राजगोपालाचारी। ये नाम आप याद रखेंगे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं? याद रखना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चे? इतनी बातें आपको क्लियर हुई? समझ में आई बात? तो इन बातों को आप याद रखेंगे। फिर दोबारा से सुन लेंगे यार, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाता है? रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अगर खाली गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल पूछे तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग। और अधिनियम कौन सा है? 1773। ये भी मैं आपको कराऊंगा सभी अधिनियम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। ये बहुत क्रूर था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, है ना। और स्वतंत्र भारत के ही प्रथम, याद रखना, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। समझ में आ गई बात? इतनी बात आप याद रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बच्चा स्टूडेंट्स आप सभी कमेंट जरूर कर दिया करें। मुझको बताया, आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी क्लासेस को लेके तो आप सीधा मुझसे अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।